अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जो न्यू मॉम टू बीज़ हैं। उनको हॉस्पिटल चूज़ करने के लिए डिफ़िकल्टी हो रही होती है कि कहाँ जाएँ, कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट रहेगा। ये मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के ज़रिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो अमाउंट मेरा बना था टोटल चेकअप्स का, टोटल टेस्ट का और डिलीवरी के जो चार्जेस थे, ये सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरी जो डिलीवरी की जर्नी थी वो 10 फ़रवरी 2022 की है। तो अब मुझे नहीं पता उनके और क्या चार्जेस बढ़े होंगे, क्या टेस्ट के चार्जेस होंगे। ये मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपनी 6 मंथ पहले की जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप लोगों को पूरी अमाउंट वगैरह पता चलेंगी, क्या टेस्ट होते हैं, क्या होता है, वो समझ आएगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। अब आप लोग जो है वो अपने उसके हिसाब से जाएं। आप लोगों को जो डॉक्टर चूज़ करनी है, मतलब कौन सी डॉक्टर को दिखाना है, वहाँ पर आप लोग को और अच्छा सा गाइड कर देंगे। जो लोग बैठे हुए होते हैं थोड़ी सी उनसे इन्फॉर्मेशन ले लिया करें। बाकी मैं भी फ़र्स्ट टाइम जब गई थी मैं बहुत घबरा रही थी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सिर्फ मुझे डिलीवरी के टाइम पर यह हुआ था कि मेरे घर वालों से मुझे मिलने नहीं दिया था जब तक मेरी बेबी मेरे हाथ में नहीं आई थी और मेरा सी सेक्शन हुआ था। तो ये सी सेक्शन की अमाउंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ और नॉर्मल के चार्जेस मुझे खुद नहीं पता तो मैं कैसे बता सकती हूँ। खैर मैं आप लोगों को सी सेक्शन के बता रही हूँ, जनरल वार्ड के बता रही हूँ और इमरजेंसी के चार्जेस भी इसमें इंक्लूड हैं, डिलीवरी के चार्जेस भी इंक्लूड हैं, जो मेडिसिन उसके चार्जेस भी इसमें इंक्लूड हैं और जो मेरी बेबी की जो मेडिसिन वगैरह थी सब चार्जेस इसमें इंक्लूड हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे वीडियो को तो ही आप लोगों को समझ आएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं? तो आज आप लोग ये आगा खान हॉस्पिटल की देखकर स्लिप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, किस चीज़ की वीडियो है। तो अभी मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताती हूँ। तो आज की वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ ना, वो स्पेशली जो न्यू मॉम टू बीज़ है ना उनके लिए वीडियो है। जो असल में फ़र्स्ट टाइम मदर बनने वाली होती हैं ख़वातीन, उनको ये पता नहीं होता, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम कौन से हॉस्पिटल को चूज़ करें अपनी डिलीवरी के लिए, कौन सा बेस्ट हॉस्पिटल रहेगा। तो मेरा एक्सपीरियंस तो आगा खान हॉस्पिटल का है। तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस उसी हिसाब से शेयर करती हूँ। जो अमाउंट डिलीवरी के टाइम मैंने पे करी है और जो स्टार्टिंग से मैंने पे करी है, मैं कौन से मंथ में हॉस्पिटल गई हूँ, तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में फुल गाइड करने वाली हूँ। कौन सी डॉक्टर को मैंने दिखाया है, कौन सी डॉक्टर बेस्ट रहेंगी आप लोगों के लिए, मतलब सी सेक्शन के लिए या फिर नॉर्मल के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को पूरी डिटेल देने वाली हूँ, कौन से टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी हैं, कौन सी लैब से करवाने हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, कहीं से स्किप नहीं करिए, क्योंकि जो न्यू मॉम टू बीज़ हैं उनके लिए जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि ये देखें, यहाँ पर जो है ना सारी डॉक्टर के नेम्स लिखे हुए हैं, उनकी डिटेल लिखी हुई है, वो कौन से डेज़ में बैठते हैं, उनका सब टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है, उनके डेज़ लिखे हुए हैं। तो ये सारी जो डॉक्टर के नेम्स हैं, इनमें से मैंने सेलेक्ट करा था डॉक्टर रिफ़त बानो को, क्योंकि हमारी फैमिली में भी बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर रिफ़त बानो को ही दिखाया है, उन्होंने ही डिलीवरीज़ करी हैं। तो मैंने भी रिफ़त बानो को ही सिलेक्ट किया था कि वही बेस्ट डॉक्टर रहेंगी मेरे लिए। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं आगा खान हॉस्पिटल कौन से मंथ में गई हूँ। मैंने सेलेक्ट करा था कि जो है ना मैं आगा खान हॉस्पिटल ही जाती हूँ, वही हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और डॉक्टर रिफ़त बानो को मैं इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इसमें वीडियो में, क्योंकि मैं डॉक्टर रिफ़त बानो की ही पेशेंट थी, मैंने रिफ़त बानो को ही दिखाया था। वैसे मैंने ये भी सुना है कि नीलोफ़र बाबर बेस्ट डॉक्टर हैं डिलीवरी के लिए, लेकिन मैंने रिफ़त बानो को दिखाया था क्योंकि हमारी फैमिली में भी काफ़ी लोग इनको ही दिखा चुके हैं, तो इनको ही मैंने दिखाया था। और इनके डेज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डेज़ ये इनके हैं, ट्यूसडे एंड फ्राइडे जो है वो 9 AM to 1 PM तक बैठती हैं ये, और मंडे से थर्सडे ये बैठती हैं 3:30 से 8:30 तक। तो
इनकी यही टाइमिंग है। बाकी और भी बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें। मेरी फ़ैमिली का एक्सपीरियंस रिफ़त बानो के साथ था, तो मैंने कहा चलो मैं इनको ही दिखाती हूँ। बाकी अब मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उनकी जो फ़र्स्ट उन्होंने मुझसे फ़ीस ली थी वो थी 1500 रुपीज़, और उन्होंने मुझे लिख कर दिया था एनोमली स्कैन। तो मैं आप लोगों को एक-एक चीज़ के रेट्स बताऊँगी, मतलब क्या मैंने पे किया है वहाँ पर, कौन-कौन से मेरे टेस्ट हुए हैं। तो जो मेरा एनोमली स्कैन हुआ था ना, उसके चार्जेस थे 3500, और ये मेरे एनोमली स्कैन की रिपोर्ट है। तो ये मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे एनोमली स्कैन की रिपोर्ट आ गई है। तो यहाँ पर अब ये जो जो जानते होंगे ना लैब का काम, तो उनको ही समझ आएगी ये रिपोर्ट कि क्या वीक्स चल रहे हैं, जो जो भी मतलब, हाँ, जो मंथ चल रहा था, जो एज थी गेस्टेशनल एज बेबी की, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ आ रहा था एनोमली स्कैन में। और इसके जो चार्जेस थे ना वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, 3500 रुपीज़ इसके चार्जेस थे, जो कि मैंने आगा खान लैब से ही कराया है एनोमली स्कैन। बाकी जो मैंने और टेस्ट करवाए थे ना, वो मैंने करवाए थे ईसा लैब से। तो मैं आप लोगों को उसकी भी अभी रिपोर्ट दिखाती हूँ ईसा लैब की। तो डॉक्टर ने ये देखें एनोमली स्कैन जो मेरा फ़र्स्ट हुआ था ना, तो उसमें वो सही नहीं आया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्कैन देते हैं। तो उन्होंने जो है फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री 2 वीक बाद जो है ना स्कैन लिख कर दिया था, क्योंकि उनको खुद से ना समझ नहीं आ रहा था सही से कि मतलब क्या क्या है क्या नहीं है, क्या गेस्टेशनल एज है बेबी की। तो उनको समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने फिर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री स्कैन दिया था। तो यहाँ पर ये देखें 3450 रुपीज़ जो है ये इसकी चार्जेस थी। और डॉक्टर को जब मैंने फ़र्स्ट विज़िट में दिखाया था, तो उन्होंने मुझे ये दवाइयाँ दी थी, एस्कार्ट टैबलेट थी, न्यूब्रोल थी। तो बस ये जो 2 टैबलेट्स थी ना वो मुझे लेनी थी। बाकी एस्कार्ट जो थी ना वो ब्लड प्रेशर के लिए थी। तो मेरा ब्लड प्रेशर शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था, तो उसके बाद नॉर्मल हो गया था, तो डॉक्टर ने मेरी बंद कर दी थी। तो ये वाली ऑसनेट उन्होंने बल्कि मुझे दी थी, ये वाली दोनों टैबलेट्स नहीं दी थी, लास्ट वाली न्यूब्रोल और एस्कार्ट, क्योंकि ये तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में दी थी क्योंकि मेरा बीपी ज़्यादा आ रहा था। और उन्होंने मुझे ये ऑसनेट वगैरह दी थी, ये जो ऊपर दोनों टैबलेट्स लिखी हुई है ना, ये दोनों टैबलेट दी थी 6 मंथ में मुझे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने डॉक्टर को लाजमी दिखाना है। ऐसे इस सब की बेस पर आप लोगों ने जो है ना ये दवाइयाँ नहीं लेनी है। आप लोग अपनी डॉक्टर के पास जाएं, हर डॉक्टर का अलग होता है, हर इंसान की बॉडी का सिस्टम अलग होता है, उसके हिसाब से डॉक्टर उसको दवाइयाँ देते हैं। तो ये मेरे साथ डॉक्टर ने मतलब मुझे इस तरह से ट्रीट करा था। आप लोगों की बॉडी हो सकता है अलग हो, तो आप लोगों को वो अलग से ट्रीट करें। तो ये यहाँ तक हो गई एनोमली स्कैन की बात। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट विज़िट में टेस्ट लिख कर दिए थे, उस सब की मैं आप लोगों को रिपोर्ट्स दिखाती हूँ। पर आ गई है ये ईसा लैब की रिपोर्ट्स, और जो मैंने टेस्ट, मुझे उन्होंने ये सारे टेस्ट लिख कर दिए थे, ये सारे जो है मैंने करवाए थे ईसा लैब से। डॉक्टर रिफत बानो से मैंने कंफर्म कर लिया था कि आप जो है किसी और लैब के टेस्ट मान लेती हैं, तो उन्होंने कहा जी मान लेते हैं, लेकिन आपने एनोमली स्कैन यहाँ से करवाना है और फास्टिंग इंसुलिन भी आपने हमारी आगा खान लैब से ही करवाना है। मैंने कहा चलें ठीक है, बाकी जितने भी टेस्ट हैं वो मैं करवा लेती हूँ ईसा लैब से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डिफरेंस आ रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ईसा लैब से करवा लेती हूँ। आगा खान लैब के मैंने जो टेस्ट मालूम करे थे वो 16,000 के अराउंड थे, और ये ईसा लैब से मैंने 7,300 में सारे टेस्ट करवाएं। तो मैं आप लोगों को टेस्ट भी बता देती हूँ। CBC प्रोफाइल था, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, यूरिन DR, ब्लड ग्रुप, anti-HCV, रेबुला, LGG और HbS AG, TSH ट्यूबरक्लोसिस का है, ये कल्चर एंड यूरिन सेंसिटिविटी। तो ये सारे टेस्ट थे, ये मेरे हुए थे 7,300 रुपये के। मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ, ये मेरी बेबी को हो गए हैं 6 मंथ, तो अब वो 7 मंथ में लगी है अलाया। तो ये सब जो है ना 7 मंथ पहले की बात है कि मैंने जो करवाए, इसी साल की बात है। अलाया जो है फरवरी 2022 में
पैदा हुई है, तो ये जो है फरवरी 2022 के हैं सारे मेरे टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये टेस्ट मेरे कितने के हुए हैं और क्या क्या टेस्ट हुए हैं। अब मैं आप लोगों को अपने फास्टिंग इंसुलिन का बताती हूँ। यहाँ पर रिपोर्ट आ गई है मेरी फास्टिंग इंसुलिन की, जो मैंने आगा खान से ही करवाई थी। ये टेस्ट जो है 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक आपकी फास्टिंग इंसुलिन, मतलब आपका कुछ खाने पीने से पहले 8 घंटे की फास्टिंग के बाद आपका फ़र्स्ट टेस्ट होता है। उसके बाद आपको ग्लूकोज देते हैं पानी में मिलाकर, उसके बाद आपका टेस्ट होता है। तो ये मेरा सेकेंड जो ग्लूकोज दे के टेस्ट किया था 1 घंटे बाद वो है। और उसके 1 घंटे बाद एक और टेस्ट हुआ था दोबारा से, समझे, उसमें कुछ भी नहीं दिया था ग्लूकोज वगैरह, लेकिन 2 घंटे बाद वो दोबारा से शुगर चेक करी थी, तो ये उसका टेस्ट है। तो मेरी डॉक्टर ने कहा था कि मेरी जो थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मेरा शुगर लेवल। तो फिर जो है ना, मैंने मीठा अवॉइड करना शुरू कर दिया था। और उन्होंने मुझे एक चार्ट भी दिया था कि मैं अपनी जो डाइट है उसको कैसे बैलेंस करूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो भी। हम अपने डॉक्टर के विज़िट पर, फिर जो मेरा विज़िट था डॉक्टर से वो मेरा हुआ था 28 अक्टूबर को। तो ये देखें उसकी ये स्लिप है। और मुझे उन्होंने इसी विज़िट में बोला था कि जो है ना, मुझे टाइटनेस के इंजेक्शन लगवाने हैं। वो 2 दफ़ा में लगते हैं, 2 इंजेक्शन होते हैं वो। तो एक मैंने इंजेक्शन उसी टाइम लगवा लिया था और दूसरा इंजेक्शन मैंने बाद में लगवाया था। फिर मेरा उसी दिन था ग्रोथ स्कैन भी। तो ये देखें ग्रोथ स्कैन की ये रिपोर्ट है। तो और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मैंने उनसे प्रिंट आउट निकलवाए थे ग्रोथ स्कैन के। तो ये जिसको लैब का काम आता होगा उनको तो समझ आ जाएगा, मुझे भी नहीं समझ आया, मैंने काफ़ी देखने की कोशिश की है। इस तरह से फिर जो डॉक्टर की फ़ीस थी वो 1200 देनी पड़ी मुझे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में। और जो मेरा ग्रोथ स्कैन हुआ था वो हुआ था 2300 का। और मुझे टाइटनेस का जो इंजेक्शन लगा था उसका अमाउंट था 250 रुपीज़। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ गाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया रहे। तो मैं आप लोगों को इस तरह से गाइड कर रही हूँ। अब चलें आगे चलते हैं, आगे का बताती हूँ मैं आप लोगों को। जो मेरा अपॉइंटमेंट था वो था 24 को, तो 24 नवंबर को था। तो उस अपॉइंटमेंट में ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, डॉक्टर ने बस रिपोर्ट्स वगैरह चेक करनी थी और मुझे दूसरा टाइटनेस का इंजेक्शन लगना था। तो बस इस अपॉइंटमेंट में सिर्फ इंजेक्शन लगा था और मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया था, तो सब कुछ नॉर्मल था। तो उसके जो ग्रोथ स्कैन था उसके चार्जेस ये है 2300 रुपीज़ से। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब आ जाते हैं 29 नवंबर पर। तो यहाँ पर जो है उन्होंने मुझे बीपी के लिए ये कुछ टैबलेट्स दी थी। मेरा बीपी हाई चल रहा था, तो उन्होंने उसको मेंटेन करने के लिए टैबलेट्स वगैरह दी थी। और इस टाइम प्रेगनेंसी का वीक चल रहा था मेरा, 27 वीक प्लस 6 डेज़। और इस विज़िट में मुझे टाइटनेस का दूसरा इंजेक्शन भी लगा था। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सब कुछ। तो इस विज़िट में मुझे टाइटनेस का दूसरा इंजेक्शन लगा था और मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया था। बाकी उन्होंने मुझे जो बीपी मेरा बढ़ा हुआ था उसके लिए मुझे इन्होंने टैबलेट्स लिख कर दे दी थी, एस्कार्ड वगैरह। तो 4th विज़िट था आगा खान में। तो उसमें जो है ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, बस वो खाली चेकअप ही करना था डॉक्टर ने, तो सब कुछ नॉर्मल था। तो बीपी वगैरह भी मेरा सेट हो गया था, तो उन्होंने फिर मेरी एस्कार्ड टैबलेट भी बंद कर दी थी। और इस चेकअप में बस मैं उनकी फ़ीस जो थी वो 1200 रुपीज़ उन्होंने चार्ज करे थे। और बाकी जो है उन्होंने मुझे शुगर का एक टेस्ट लिख कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप अपना शुगर लेवल चेक करवा लें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, शुगर चेक भी नहीं हुई है। तो शुगर के लिए उन्होंने मुझे टेस्ट लिख कर दिया था, तो मैंने फिर शुगर टेस्ट भी करवाई है अपनी। पर आ जाते हैं ग्लूकोज टेस्ट पर। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट हुआ था वो मैंने ईसा लैब से करवाया था। तो इसके चार्जेस थे 350 रुपीज़। और ये एक फास्टिंग में था और एक था कुछ खाने के 1 घंटे बाद का, तो ये भी मैंने करवा लिया था। तो इसके चार्जेस थे 350 रुपीज़। अब चलें आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर जनवरी में नया साल शुरू हो गया था हमारा। तो 2022 की बात है ये। इसी साल की बात है कि 7 जनवरी को मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा था आगा खान, क्योंकि मुझे थोड़ी सी अपने बेबी की हार्ट बीट फील नहीं हो रही थी, तो इसलिए मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा था। तो उसी टाइम डॉक्टर ने मुझे ये ग्रोथ स्कैन वगैरह लिख कर दे दिया था।
तो जो मैंने ग्रोथ स्कैन उस टाइम तो उन्होंने चेक करके अपने फेटल हार्ट बीट मीटर से उन्होंने बता दिया था कि सब कुछ नॉर्मल है। बाकी उन्होंने मुझे ग्रोथ स्कैन भी लिख कर दिया था। तो ये ग्रोथ स्कैन की रिपोर्ट है। इजाफा ग्रोथ स्कैन जो हुआ था हमारा वो 2450 रुपीज़ का हुआ था। तो ये मैंने करवाया था 13 जनवरी को। और जो मेरा 13 जनवरी को मेरा अपॉइंटमेंट था वो मैंने कैंसिल कर दिया था, डॉक्टर को नहीं दिखाया था। बस मैं ये उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा कर ये टेस्ट करवा कर आ गई थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई थी इमरजेंसी में तो उन्होंने मुझे ये सारे भी टेस्ट लिख कर दे दिए थे जो कि मैंने करवाए थे ईसा लैब से ही। तो इसमें मैंने करवाया था CBC प्रोफाइल, क्रेटेनाइन, यूरिक एसिड वगैरह के ये सारे टेस्ट मैंने करवाए थे। तो इसकी अमाउंट जो बन रही थी वो थी 1000 रुपीज़। इसमें मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिला था, तो इसकी अमाउंट 1000 रुपीज़ बनी थी। बाकी और भी टेस्ट हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ इसी के साथ जो मुझे डॉक्टर ने लिख कर दिए थे। यूरिन DR बर्न, यूरिया नाइट्रोजन और यूरिनरी क्रिएटिनिन स्पॉट, यूरिनरी प्रोटीन स्पॉट है। इतने मुश्किल नाम है कि बस। तो ये सारे मेरे टेस्ट हुए थे 1370 रुपीज़ के। तो ये भी मुझे उसी टाइम डॉक्टर ने लिख कर दिए थे। आ जाते हैं 21 जनवरी को। लास्ट अपॉइंटमेंट ही समझे मेरा ये था। आगे डॉक्टर ने मुझे बुलाया तो था लेकिन उसकी नौबत नहीं आई थी। अलाया जो है अपने वक्त से पहले ही पैदा हो गई थी। इस टाइम मेरा टाइम चल रहा था 35 वीक एंड 2 डेज़। तो डॉक्टर ने मुझे जो टाइम दिया था वो मुझे उन्होंने दिया था फरवरी के बिल्कुल लास्ट में। तो उस टाइम पूरा नहीं हुआ था। लाया खैर 28 वीक में अपने पैदा हो गई थी। तो 25 वीक में मैं लास्ट डॉक्टर के पास गई थी। तो उन्होंने जो है मुझे ये सब दवाइयाँ वगैरह लिख कर दी थी और उन्होंने कहा था कि आप 1 वीक बाद दोबारा से विज़िट करें। तो फिर मेरी तबीयत मुझे सही लग रही थी, मैं गई नहीं डॉक्टर के पास। मैंने कहा सब कुछ ठीक ही है तो मैं क्यों जाऊँ, और आप लोग इस तरह से नहीं करिएगा। मैं अपनी बॉडी की कंडीशन जानती हूँ, मैं इसलिए नहीं गई। लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग मेरी वो देखकर नहीं इस तरह से अपने साथ करें। जैसा आप लोगों की डॉक्टर आप लोगों को बोले तो आप उसी तरह से अपना चेकअप वगैरह करवाएं। तो यहाँ पर 35 वीक था मेरा और 2 डेज़ हो गए थे। तो यहाँ पर मेरा लास्ट अपॉइंटमेंट समझें ये जो मैं डॉक्टर को दिखा कर आई थी। उसके बाद मेरी तबीयत बिल्कुल सही थी, मुझे कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं थी। तो बस फिर मैं उसके बाद डॉक्टर के पास गई नहीं। और यहाँ तक मेरा जो बिल बन गया था अब तक जो मैंने चेकअप करवाया है आगा खान में, तो इसका मेरा बिल बन गया था सारे टेस्ट को मिलाकर, सारी डॉक्टर की फ़ीस को मिलाकर, हर चीज़ 1 to all मैंने सब कुछ कैलकुलेट करा है। तो यहाँ तक मेरी जो फ़ीस बन गई थी, सब कुछ जो मेरा अमाउंट बना था वो था 28,265 रुपीज़ का। और अलाया की बर्थ का मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि उसका क्या अमाउंट बना था। अब आ जाते हैं बर्थ के प्रोसेस पर। अलाया की जो बर्थ है वो हुई थी 10 फरवरी को। तो उस टाइम मेरा जो टाइम चल रहा था प्रेगनेंसी का वो था 38 वीक एंड 2 डेज़। तो डॉक्टर ने मुझे 41 वीक का बोला हुआ था लेकिन अलाया अपने वक्त से पहले ही पैदा हो गई थी। तो जो ये टाइम बन रहा था वो था 38 वीक और 2 डेज़। एमरजेंसी मम्मी मुझे लेकर गई थी। तो एमरजेंसी के जो भी चार्जेस थे वो उन्होंने 45,000 उसी टाइम ऑन द स्पॉट अम्मी ने जमा करवा दिए थे। बाकी जो हमारा टोटल अमाउंट बना था ना 1,20,000 का था और 80,000 अलग थे। तो ये समझें इस तरह से 80,000 जो थे वो डे सर्जरी के थे, बाकी 1,20,000 उन्होंने डिपॉज़िट लिया था, इनिशियल डिपॉज़िट जो था। बाकी अलाया को जो है वो जॉइंडिस आ गया था और उसकी रिपोर्ट में जिस दिन वो पैदा हुई है उसके अगले दिन तो अलाया को उन्होंने ब्लू कलर की लाइट में रखा था। तो उसके चार्जेस जो हैं उन्होंने एक दिन के 50,000 रुपीज़ चार्ज करे थे। तो इस तरह से जो हमारी अमाउंट है ना 2,75,000 के अराउंड बन जाती है। तो इतनी ही हमारी अमाउंट बन रही है। बाकी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सब कुछ। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने संभाल के रखे हुए हैं। ये सारी इनकी फ़ीस वगैरह है, डिलीवरी के मतलब जो डिस्चार्ज चार्जेस हैं और जितने भी चार्जेस वगैरह मिलाकर जो हमारा अमाउंट बना था 2,75,000 का बना था। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ जनरल वार्ड का। और इनके प्राइवेट रूम का अलग ही था। जनरल वार्ड मैंने इसीलिए लिया था कि कोई बात नहीं, ये 2 दिन की बात होती है
तो कोई बात नहीं, इनका जो प्राइवेट था उसका बहुत ही ज़्यादा अमाउंट बन रहा था, तो फिर मैंने इसलिए जनरल वार्ड ले लिया था। तो जनरल वार्ड में भी आप लोग बेड पहले से ही बुक करवा दें, अगर आप लोगों का यही माइंड है कि आप लोगों को जाना है आगा खान ही, क्योंकि वहाँ पर बेड्स वगैरह भी नहीं मिलते हैं जनरल वार्ड में। बाकी मैं आप लोगों को एक एक स्लिप दिखा रही हूँ, ये सारी जो मेरी स्लिप वगैरह हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस आगा खान का बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो लोग जो है डिलीवरी के बाद अच्छे से ट्रीट करते हैं और आप लोगों को सारी हर चीज़ गाइड करते हैं। बेबी को फीड किस तरह से करवाना है, क्या मतलब प्रोसेस होना चाहिए आगे, आप लोगों को किस तरह से अपनी बॉडी को फिट रखना है, एक्सरसाइज किस तरह से करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग देखते रहते हैं। बाकी ये जो मेरे टेस्ट वगैरह हुए थे डिलीवरी से पहले, ये सब उनकी रिपोर्ट्स हैं। बाकी उन्होंने मुझे डिस्चार्ज करने से पहले भी एक वो दिया था मेडिसिन का, और बाकी मेरी सारी मेडिसिन वगैरह इसमें इंक्लूड थी। ये सारा अलाया जब पैदा हुई थी तो अलाया के जो भी टेस्ट वगैरह हुए थे ये सब उसकी रिपोर्ट्स हैं। तो और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कितने वीक में पैदा हुई है, क्या मतलब हाइट है, क्या वेट है, हेड की लेंथ क्या है, हर चीज़ इसमें मेंशन है। तो आगा खान जाने का मकसद यही था कि इससे बेस्ट कोई हमारे कराची में तो मुझे नहीं लगता कोई इससे बेस्ट कोई हॉस्पिटल होगा। और भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस आगा खान का है तो मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये देखें यहाँ पर जो है उन्होंने जो जो मुझे दवाइयाँ दी थी, जो जो मुझे लेनी थी जिस तरह से, तो ये सारी वो लिखी हुई हैं। और ये सब दवाई वगैरह के चार्जेस जो थे वो इसी में इंक्लूड थे, जो मैंने आप लोगों को बताया 2,75,000 में इसमें सब कुछ इंक्लूड था। बस ये मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी आगा खान की कि जब पेशेंट को वो एडमिट कर लेते हैं ना, तो फिर वो घर वालों से मिलने नहीं देते। बस ये थोड़ा सा जो है ना तकलीफ दे वो है कि घर वालों से तो कम से कम इंसान को मिलने दें, क्योंकि इंसान उस टाइम वैसे ही इतना ज़्यादा परेशानी में होता है, इतनी तकलीफ़ में होता है, तो बस घर वालों से मिलने दें। यहाँ पर मेरी अम्मी बोलती रही, हस्बैंड मेरे बोलते रहे मिलने के लिए, लेकिन उन लोगों ने मिलने नहीं दिया और ये कहा कि पेशेंट आपका सो रहा है, जबकि सारी रात मैं सोई नहीं थी। तो बस इस जगह थोड़ी सी जो है ना वो होती है कि आगा खान वालों ने ये जो है ना उनको थोड़ा सा अपने इम्प्रूव करना चाहिए, पेशेंट को मिलने देना चाहिए अपने घर वालों से। बाकी यहाँ पर आ जाता है लाया का बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म। तो बर्थ सर्टिफिकेट हम अभी तक बनवाने नहीं जा सके हैं, तो ये भी मुझे बनवाना है। तो ये इसका फॉर्म है, ये फ़िल करके मैं जल्द से जल्द सबमिट करवाऊँगी ताकि लाया का बर्थ सर्टिफिकेट का काम भी हो जाए। और ये सारे जो अलाया के टेस्ट वगैरह हुए थे ये सब उनकी रिपोर्ट्स है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा काम ख़त्म। मैंने आप लोगों को बता दिया है डिलीवरी से पहले जो मेरे टेस्ट हुए हैं उनके चार्जेस बता दिए हैं, मेरी जो रिपोर्ट्स आई हैं उन सब चीज़ों के चार्जेस मिलाकर 28,265 रुपीज़ बने हैं। और जो मेरा डिलीवरी का बिल बना था वो बना था 2,75,000 के करीब। तो ये सारी मेरी थी डिलीवरी की अमाउंट, और जो भी मेरी दवाइयों के चार्जेस वगैरह थे ये वही सब मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी जो है अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में याद रखें, और बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को अपनी जर्नीज़ शेयर करती रहूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कौन सी जगह के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। ये वीडियो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला हुआ था कि आप बताइएगा अपनी वीडियो में। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना अपने जमा कर रही थी 2-3 दिन से, तो मैंने कहा कि उनको सेटल करके फिर मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड करूँगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आप लोगों को यही बोला है कि आप लोग अपनी बॉडी, आप लोग की मुझे नहीं पता बॉडी कंडीशन क्या है, आप उसी के हिसाब से जो है ना डॉक्टर के पास जाएँ। मैंने अपनी बॉडी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर को ट्रीट किया है, मतलब कि मुझे जिस दिन डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे कितने टाइम बाद अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। तो डॉक्टर तो आपको लास्ट मंथ में हर वीक 1 वीक के बाद 1 वीक बुलाएंगे वो आप लोगों को, लेकिन मैं नहीं गई 3 वीक। मैंने थोड़ा सा वेट कर लिया कि मेरी तबीयत मुझे सही लग रही है, मेरी दवाइयाँ वही हैं। तो लेकिन आप लोग इस तरह से नहीं करें, आप लोग डॉक्टर के पास जाएँ जब आपको डॉक्टर बुलाएँ। तो मैं लास्ट में दोबारा से आप लोगों को अपना
अमाउंट बता देती हूँ। डिलीवरी का जो मेरा अमाउंट बना था वो 2,75,000 का बना था, और डिलीवरी से पहले जो भी मेरी टेस्ट वगैरह हुए हैं, डॉक्टर की फ़ीस, हर चीज़ को मिलाकर 28,265 रुपीज़ का अमाउंट बना था। तो ये सारी मेरी जर्नी थी। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड या फिर मेरे आगा खान एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में फिर से अच्छे से गाइड कर दूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।